इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 9 बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रही है। एनआईए ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। दफ्तरों से लेकर कई बड़े नेताओं के घरों और कई संगठनों के दफ्तरों पर रेड पड़ी है। एनआईए की ये रेड बैन किए गए संगठन जमात-ए-इस्लामी से कनेक्शन रखने वालों के ठिकानों पर हो रही है। जमात-ए-इस्लामी के सीनियर सदस्यों के साथ साथ नौगांव में फलाह-ए-आम ट्रस्ट पर एनआईए ने छापेमारी की है। कुछ ही दिन पहले हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुल्लाह के दोनों बेटों सैयद अहमद शकील और शाहिद यूसुफ को टेरर फंडिंग के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था और आज 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड पड़ी है। एनआईए की ये रेड आपको बता दें किन किन इलाकों पर पड़ी है। जम्मू में एनआईए की रेड जारी है। श्रीनगर, रामबन, डोडा, अनंतनाग और किश्तवाड़ सहित कई इलाकों में रेड जारी है। इस रेड में एनआईए की दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर की टीमें शामिल हैं और सीआरपीएफ की भी टीम मौजूद है। टेरर फंडिंग केस में आज छापेमारी शुरू करने से पहले एनआईए ने एक नया केस दर्ज किया है और जमात-ए-इस्लामी की मदद करने वाले लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एनआईए के टारगेट पर फलाह-ए-आम ट्रस्ट भी है। इस ट्रस्ट के नौगाम वाले दफ्तर पर भी रेड पड़ी है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए पिछले 1 महीने से एक्शन में है। जम्मू कश्मीर में कई बार रेड मारी जा चुकी है। 11 जुलाई को जम्मू कश्मीर के 4 ठिकानों पर एनआईए ने रेड डाली थी। 31 जुलाई को 14 जगह छापेमारी की गई। 4 अगस्त को भी कई ठिकानों पर एनआईए की तरफ से छापा मारा गया और आज यानी कि 8 अगस्त को एनआईए ने 40 से ज्यादा जगहों पर रेड की है और ये रेड अभी चल रही है। मंजूर मीर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। मंजूर, एनआईए की ये जो रेड की कार्रवाई है ये पिछले 1 महीने से लगातार जारी है और इस बार तो सबसे ज्यादा 40 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी नाम सामने आ रहे हैं, क्या उसका खुलासा हो पाया है? देखिए जो ना बिल्कुल जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से टेरर फंडिंग केसेस में एनआईए ने अपनी कार्रवाइयां जो है वो तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर के करीब 40 लोकेशंस पर आज पुलिस और सीआरपीएफ के साथ एनआईए की रेड जारी है। ये रेड बांडीपोरा, शोपियान, पुलवामा, गांदरबल, श्रीनगर के अलावा जम्मू के कई जिलों में हो रही है। इसमें जमात-ए-इस्लामी के कई बड़े लोगों के नाम और उनके घर भी शामिल है जहाँ ये रेड चल रही है। पिछले दिनों भी टेरर फंडिंग के आरोप में कश्मीर में एनआईए ने छापामारी की थी जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आपको ये भी बता दें कि वर्ष 2018 से ही एनआईए ने टेरर फंडिंग केस की तहकीकात शुरू की थी और इस मामले में कई लोगों को जेल भी हुई है और उसी कड़ी में ये केसेस जो है सामने आए हैं और लगातार एनआईए ने पिछले कई दिनों से अपनी कार्रवाई जो है वो तेज कर दी है। कहीं बड़े नाम जमात-ए-इस्लामी के लोगों के सामने नाम सामने आ रहे हैं जिनके घरों पर ये रेड हो रही है। इसके अलावा कहीं पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जिन पर पहले भी इस तरह के आरोप लगे थे और उन पर भी ये रेड जारी है। फिलहाल 40 से ज्यादा लोकेशन पर आज ये रेड जारी है और अगले कुछ घंटों में जो है ये साफ होगा कि कितनी गिरफ्तारियां होगी और किन पर क्या आरोप है। ये फिलहाल जो कहना है। अच्छा मंजूर, आप कुछ नामों का, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के नामों का जिक्र कर रहे थे, क्या वो नाम सामने आ पाए हैं? कौन कौन से हैं और जिन 2 संगठनों से ताल्लुक की बात की जा रही है उधर से कोई नाम सामने आए हैं? देखिए ऑफिशियल अभी कोई भी नाम जो है बड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि जमात-ए-इस्लामी के कई बड़े जो संगठनों के नेता हैं उनके नाम जरूर सामने आए हैं, लेकिन ऑफिशियली इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जो कुछ नाम सामने हैं वो सूत्रों के हवाले से ही सामने आए हैं। तो फिलहाल एनआईए की रेड जो है वो जारी है और लगातार हमने देखा था कि पिछले 1 महीने से जो रेड हो रहे हैं उसमें कहीं बड़े नाम भी शामिल थे जमात-ए-इस्लामी से जुटे हुए और 2018 से ही इन पर टेरर फंडिंग का आरोप था और कई लोगों की गिरफ्तारी भी अब तक हुई है। और अब ये देखना होगा कि जो एनआईए की कार्रवाई आज हुई है 40 से ज्यादा लोकेशन पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और क्या क्या बरामदगी होती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार। बिल्कुल मंजूर, और आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।
तो 4 ठिकानों पर 11 जुलाई को रेड पड़ी थी। 40 से ज्यादा ठिकानों पर आज यानी कि 8 अगस्त को रेड की जा रही है। और फिलहाल जैसा कि हमारे सहयोगी मंजूर भी बता रहे थे कि पिछली बार भी गिरफ्तारी हुई थी, तो संभव है कि इस बार भी गिरफ्तारी हो सकती है। जमात-ए इस्लामी के सीनियर सदस्यों के साथ साथ नौगांव में फलाह-ए-आम ट्रस्ट पर भी लगातार उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के नाम भी सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नामों के मद्देनजर सामने नहीं आया है। तो घाटी में एक तरफ टेरर फंडिंग पर लगाम कसी जा रही है, तो दूसरी तरफ एनआईए के इस एक्शन से आतंकी बौखलाए हुए हैं। बौखलाए आतंकवादियों ने एक बार फिर से पुलिस पार्टी को अपना निशाना बनाया। कुलगाम में शनिवार की शाम आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। आतंकवादियों के इस हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिस पार्टी पर आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। यह हमला कुलगाम के पोम्बई इलाके में शनिवार की शाम 7:25 के करीब हुआ। डीएचपुरा थाने के एक नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों पर आतंकवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए जबकि 2 घायल हैं। उन्हें कुलगाम के जिला अस्पताल में फिलहाल उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। तो सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। फिलहाल इस मामले में ये अपडेट है। कुलगाम से खबर आ रही है, जहां आतंकवादी एनआईए की कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर में पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए जबकि 2 घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सेना ने भी अपना सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है और आपको बता दें कि मकसद यही है कि घाटी में जितने भी आतंकवादी हैं उनका सफाया। इंडियन आर्मी की ड्रैगन को घेरने की क्या है दोहरी रणनीति, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। एलएसी पर चीन को टक्कर देने के लिए भारतीय सेना की तरफ से डबल तैयारी की जा रही है। एक तरफ मॉड्यूलर शेल्टर बनाए जा रहे हैं, जिससे -40 डिग्री के तापमान में भी सैनिक आराम से रह सकेंगे, तो दूसरी तरफ भारतीय जवानों के हाथ में होंगे आधुनिक हथियार, आधुनिक गन। लद्दाख के नयोमा में फॉरवर्ड बेस पर सेना के जवानों को SIG SAR 716 असॉल्ट राइफल और स्विस MP9 पिस्टल मुहैया कराई गई है, ताकि चीन से लगे बॉर्डर पर सेना के जवान हर चुनौती का डटकर कर सकें सामना। भारत ने चीनी सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 75,000 राइफलों का ऑर्डर दिया है। इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी कंपनी SIG SAR से 780 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था। नई राइफल इंसाज राइफल्स की जगह ले रही हैं। जहां तक मॉड्यूलर शेल्टर की बात की जाए तो इसमें -35 से -40 डिग्री के टेम्परेचर में भी जवान ठंड से बचे रहेंगे। इस शेल्टर की खूबी यह है कि सेना के जवान इसे तुरंत कहीं भी ले जा सकते हैं और वहां से अपनी सुरक्षा करते हुए दुश्मनों पर पैनी नजर भी बनाए रख सकते हैं। इन कैंप्स में बिजली सप्लाई, गर्म पानी, हीटिंग की सुविधा सब होगी। लद्दाख में फॉरवर्ड बेस पर सेना के जवानों को SIG SAR 716 असॉल्ट राइफल और स्विस MP9 पिस्टल मुहैया कराई गई है, ताकि चीन से लगे बॉर्डर पर सेना के जवान हर चुनौती का डटकर कर सकें सामना। SIG SAR 716 असॉल्ट राइफल की खासियत की बात कर लेते हैं। ये राइफल क्लोज कॉम्बैट और दूर से मार करने वाली राइफलों की श्रेणी की सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। 7.6251 मीटर कैलिबर के इन राइफल से दुश्मन को 500 मीटर की दूरी से ही ढेर किया जा सकता है। इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी कंपनी SIG SAR से 780 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था। खास मॉड्यूलर शेल्टर की खासियत अगर जाने तो आपको बता दें कि मॉड्यूलर शेल्टर के जरिए अब चीन को -40 डिग्री टेम्परेचर में भी चुनौती भारतीय सेना आराम से दे सकती है। इन खास मॉड्यूलर कैंप्स में बिजली सप्लाई, गर्म पानी, हीटिंग की सुविधा का ध्यान रखा गया है। इस कैंप की खूबी यह है कि -40 डिग्री में भी ये शरीर को ठंड से सुरक्षित रखेगा। इस कैंप के आ जाने से सैनिकों के लिए दुश्मनों पर कड़ी नजर रखना काफी आसान होगा, उन्हें काफी मदद मिलेगी। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज इंडिया टीवी पर आगे आपके लिए क्या खास रहने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। भारत के लिए ओलंपिक के 100 साल से भी ज्यादा के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो अब हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भारत में स्वागत की जोरदार तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा का भारत लौटने पर ऐसा अद्भुत स्वागत होगा जैसा आज तक किसी का नहीं हुआ।
नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल फ्लाइंग सिख को भी श्रद्धांजलि है। जिस तरह गोल्ड मेडल का इंतजार हिंदुस्तान को 100 साल से था, उसे नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में पूरा कर दिया और इस गोल्ड को नीरज ने फ्लाइंग सिख को समर्पित किया। टोक्यो में इस जीत के बाद पूरा देश जश्न में डूबा है। क्या नीरज का परिवार, क्या उनके फैंस और क्या सेना में उनके साथी जवान, हर कोई स्वर्णिम विजय की खुशी मना रहा। खुशी के साथ ही देश के गोल्डन बॉय पर इनामों की बारिश हो रही। कोई 2 करोड़, कोई 4 करोड़ तो कोई 6 करोड़ दे रहा है। इन सबके बीच अब नीरज चोपड़ा के भारत पहुंचने पर स्वागत की जोरदार तैयारी भी हो रही। नीरज चोपड़ा 10 तारीख को भारत पहुंचेंगे तो उनका ऐसा स्वागत होगा जो शायद इससे पहले देश ने नहीं देखा होगा। टोक्यो ओलंपिक में नीरज का सेकंड थ्रो 87.58 मीटर का रहा। चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी जिसने सिल्वर मेडल जीता, उसका बेस्ट थ्रो 86.67 मीटर रहा, यानी नीरज से करीब 1 मीटर कम। नीरज ने अपने दूसरे अटेम्प्ट में जब भाला फेंका तो फेंकने के बाद ही उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और ये जता दिया कि ये उनका गोल्डन थ्रो है। सोने का ये मेडल भारत के लिए ओलंपिक्स के अब तक के इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड्स इवेंट में पहला गोल्ड मेडल है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिलाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। 13 साल बाद 2021 में नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्डन विक्ट्री दिलाई है। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भारत ने 6 मेडल जीते और इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत 7 मेडल जीत चुका। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भारत ने 2 मेडल जीते, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा को राज्य सरकार की तरफ से 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही क्लास 1 की नौकरी भी दी जाएगी। पंजाब सरकार की तरफ से नीरज को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मणिपुर सरकार की तरफ से नीरज को 1 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान हुआ। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने नीरज को 1 करोड़ देने का ऐलान किया। बीसीसीआई ने भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ देने का ऐलान किया है। और अब जान लेते हैं नीरज चोपड़ा के गोल्डन सफर की कहानी। नीरज चोपड़ा की पहली यादगार जीत 2012 में लखनऊ में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में आई थी। उस टूर्नामेंट में चोपड़ा ने अंडर 16 में 68.46 मीटर भाला फेंककर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था और गोल्ड मेडल जीता। 2013 नेशनल यूथ चैंपियनशिप में नीरज ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरा स्थान हासिल करते हुए उस साल यूक्रेन में होने वाली IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में जगह पक्की की। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में नीरज ने साल 2015 में 81.04 मीटर भाला फेंककर इस एज ग्रुप का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नीरज चोपड़ा साल 2016 में उस वक्त हाईलाइटेड हुए जब उन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ खेलों में नीरज ने 86.47 मीटर भाला फेंका और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा एशियन गेम 2018 में नीरज ने अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 88.06 मीटर भाला फेंका और जेवलिन थ्रो में पहला गोल्ड भारत को दिलाया। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद जिस एक चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है प्रधानमंत्री और नीरज के बीच बातचीत। 3 मिनट 40 सेकंड की इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने नीरज से जो कहा और नीरज ने प्रधानमंत्री से जो कहा, उसे सुनने से लगेगा कि हिंदुस्तान स्पोर्ट्स का सुपर पावर बन सकता है। जब खिलाड़ी जीतता है तब भी प्रधानमंत्री फोन लगाकर बातचीत करते हैं और जब खिलाड़ी हारते हैं तब भी प्रधानमंत्री फोन पर खिलाड़ी से बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गोल्डन बॉय से बातचीत आप भी सुनिए। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस दो दिन सर वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ये है कि मैं इंडियन में तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे थे इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ बजाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया।
नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आप। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ, तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया, और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम है। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था, और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना जितनी मेहनत की है, बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि बस अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। आपने देश का नाम रोशन किया है, और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर देश का सपना साकार कर दिया। उनकी इस कामयाबी पर उनके परिवार वाले फूले नहीं समा रहे। जो हमारा सपना था और देश का सपना था, उसने वो पूरा कर दिखाया। सुबह से ही जब हम आपसे बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि नीरज से बात की है, वो काफी उत्साहित भी दिख रहा था। अब जब गोल्ड पक्का हो गया, एक इतिहास रची है नीरज जी। हम जो देश की दुआएं उसके साथ थी, उसका पूरा जोर लगा, और परमात्मा ने आज उसको दिन बढ़िया दिया था, जो बेहतर कर पाया। तो हम पूरे देश को, मतलब पूरे देश का आशीर्वाद पाना चाहेंगे, जो मतलब पूरा देश उसकी उम्मीदों पे बैठा था, और उसने अपने काम पे पूरा सहयोग दिया। पूरा परिवार बिल्कुल खुश है जी। खुशी की मतलब कोई ठिकाना नहीं है, कितनी खुशी आप लफ्जों में नहीं बता सकते हम लोग। ऐसा है, नीरज ने जो आज रचा है इतिहास, वो कोई लड़का आज तक रच नहीं पाया था इस देश के अंदर। ट्रैक एंड फील्ड में मेडल लाना बहुत ही बड़ा टफ का है, क्योंकि जो एथलेटिक ट्रैक एंड फील्ड का गेम है, वो इंडिया में लोग उसको काफ़ी खेलते नहीं, ना उसके पीछे जाते। जो नीरज ने खेला है और जो नीरज ने प्रदर्शन करा है, वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। और ओलंपिक में खेल के बाद अब बात सियासत के खेल की, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने राहुल के ट्विटर हैंडल को अस्थायी तौर पर सस्पेंड किए जाने के मामले में पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस को इसमें मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस ने शनिवार को पूरे दिन राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के स्टेटस पर सस्पेंस बनाए रखा। कभी कहा राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, कभी कहा रिकवरी का प्रोसेस जारी है। विवाद बढ़ा तब ट्विटर की तरफ से सफाई दी गई। कहा गया राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड नहीं किया गया, अकाउंट सस्पेंड होने पर उसे कोई देख नहीं सकता, जबकि राहुल गांधी का अकाउंट विजिबल है। जिसके बाद कांग्रेस ने बयान बदला और कहा कि राहुल का ट्विटर अकाउंट टेम्परेरी लॉक्ड है। इससे पहले राहुल के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किए जाने को लेकर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक अपील भी की गई। समर्थकों से कहा गया राहुल सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े रहेंगे और पहले की तरह ही लोगों की आवाज को उठाते रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से कहा गया ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर राहुल गांधी की कोई आवाज नहीं दबा सकता, लेकिन कांग्रेस का यह बयान उसके ही गले की फांस बन गया जब ट्विटर ने कह दिया राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड ही नहीं किया गया। 2022 के चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी पूरे एक्शन में है। विधानसभा चुनाव में 300 प्लस का टारगेट लेकर चल रही पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कल लखनऊ में थे और आज वो आगरा में है। 2 दिन के दौरे पर यूपी पहुंचे जेपी नड्डा ने जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के साथ मीटिंग की और आज आगरा में वो कोरोना वॉरियर्स से भी बात करेंगे। इस बीच बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले 100 कार्यक्रम करने का ऐलान किया। युवा, महिला और किसानों को केंद्र में रखकर बीजेपी ने कार्यक्रमों की रूपरेखा पेश की, जिसके मुताबिक पार्टी 9 अगस्त से 26 जनवरी के बीच 100 कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसका लक्ष्य होगा योगी सरकार के कामों को बताना और विधानसभा चुनाव में वोटर को बूथ तक खींच लाना। इन कार्यक्रमों के तहत बीजेपी 10 अगस्त से 20 जनवरी के बीच यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बैठक आयोजित करेगी। 23 अगस्त को बूथ विजय अभियान की शुरुआत होगी। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाएगी।
इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनावों का प्रचार का एकदम आगाज कर दिया है। जो 100 कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी जो लक्ष्य लेके चल रही है 300 प्लस का, तो बीजेपी जानती है कि जमीन पर पार्टी को मजबूत होना चाहिए। इसलिए जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं वो आए, लखनऊ में ही आए हैं, आज आगरा भी गए हैं, तो बूथ लेवल पे उन्होंने बात की। जो बूथ अभी जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं, ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और कहा कि जो सरकार के काम है उनको जमीन तक ले जाए। साथ में बहुत तरह के उन्होंने निर्देश दिए हैं। जो मंत्री हैं, जो नेता है, उनसे कहा है कि जब भी प्रवास पे जाए, माने किसी क्षेत्र का दौरा करने जाए तो दलित बस्ती पे जरूर जाए, नहीं तो उनका दौरा पूरा नहीं माने जाएगा। यानी बीजेपी का फोकस साफ है कि ओबीसी वोट चाहिए तो दलित वोट भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि मायावती से दलित वोट खिसक रहा है और वो उसका फायदा 2014-2017 में उठाया है, तो वो दोबारा फायदा उठाए। साथ में एक बात बहुत साफ जेपी नड्डा ने अपने दौरे में की है कि टिकट को लेकर किसी तरह का झगड़ा ना हो। यहाँ पर जो टिकट पार्टी दे, चाहे वो विधानसभा प्रभारी हो चाहे सांसद हो, वो उसको माने। तो अब पार्टी जो है, जो काम है सरकार के, चाहे वो योगी सरकार के काम हो, केंद्र सरकार के काम हो, जिस तरह से अनाज बांटा जा रहा है, जिस तरह से टीकाकरण किया जा रहा है, उन कार्यक्रमों को लेकर अब गांव-गांव जाने की उसकी तैयारी। बिल्कुल, तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि जो सरकार के काम है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, वो लोगों तक पहुंचे ताकि उनको वोटों में तब्दील किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि कुमार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान में गणेश मंदिर के गुनहगारों पर क्या एक्शन लिया जा रहा, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।